आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट IAS बाई साकेत राजवंश में एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम भूगोल में भौगोलिक चिंतन पर डिस्कस कर रहे हैं और भौगोलिक चिंतन की इस कड़ी में हमने पिछले वीडियो में पुनर्जागरण काल में भूगोल का किस प्रकार विकास हुआ है उस पर मैंने वीडियो बनाया था और आज हम अपनी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में भूगोल का किस प्रकार विकास हुआ है और 18वीं शताब्दी के इस समय काल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक वेत्ता आते हैं जिनमें बुआचे, गटेरर, जीवने और फॉर्स्टर बंधुओं के साथ साथ इमैनुअल कांट का नाम आता है। हम देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार 18वीं शताब्दी में भूगोल के ज्ञान को आगे बढ़ाया है। अपनी इसी कड़ी में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? बुआचे महोदय की। अगर हम बुआचे महोदय की बात करेंगे तो इनका जो समय काल है ये 1700 से 1773 AD के मध्य का है। इसके बाद बुआचे के संबंध में कहा जाता है कि यह एक महान जर्मन भूगोलवेत्ता थे। महान जर्मन भूगोलवेत्ता थे। और दूसरी बात इनके संबंध में जो बहुत महत्वपूर्ण है वो क्या कही जाती है कि इन्होंने भौगोलिक क्षेत्र के वर्णन में क्या है? भौगोलिक क्षेत्र के वर्णन में भौगोलिक क्षेत्र के वर्णन में प्राकृतिक सीमाओं के महत्व पर बल देते हैं। प्राकृतिक सीमाओं के बल पर अत्यधिक महत्व देते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने क्या बताया कि भूगोल में राजनीतिक क्षेत्रों के बजाय क्या कहा कि भूगोल में राजनीतिक क्षेत्रों के स्थान पर राजनीतिक क्षेत्रों के स्थान पर प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर पृथ्वी तल का वर्णन करना चाहिए। किस आधार पर? प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर पृथ्वी तल का वर्णन करना चाहिए। अर्थात यह भूगोल में प्राकृतिक क्षेत्रों के अध्ययन पर अत्यधिक बल देते हैं और इसी को ये क्या कहते हैं कि यदि हम भूगोल के क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्रों के स्थान पर प्राकृतिक क्षेत्रों पर बल देंगे तो इसे ही शुद्ध भूगोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्ध भूगोल। हालांकि ऐसा कहा जाता है भूगोल में अथानियस किर्चर महोदय शुद्ध भूगोल के जनक माने जाते हैं। यानी या यूं कह लें कि अथानियस किर्चर महोदय ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें शुद्ध भूगोल का प्रथम विचारक माना जाता है। हालांकि बुआचे महोदय ने भी अपने अध्ययन में शुद्ध भूगोल के अध्ययन पर बल दिया था और कहा था कि राजनीतिक क्षेत्रों के स्थान पर यदि हम प्राकृतिक क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं तो यही क्या है? शुद्ध भूगोल है। बुआचे के बाद हम दूसरे विद्वान पर आते हैं जिनका नाम था गटेरर। क्या नाम है? गटेरर। गटेरर महोदय का मानना था कि प्राकृतिक सीमाओं का प्रयोग करते हुए मैंने क्या बताया कि प्राकृतिक सीमाओं का प्रयोग करते हुए विश्व को उनके प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। अर्थात बुआचे महोदय की तरह गटेरर महोदय भी कहीं न कहीं भूगोल के अध्ययन में प्राकृतिक अध्ययन पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? प्राकृतिक अध्ययन पर। इसीलिए क्या कहते हैं कि भूगोल में
उनकी प्राकृतिक सीमाओं एवं विशेषताओं के आधार पर विश्व को विभाजित कर देना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जिसे कहा जाता है संक्षिप्त भूगोल। क्या कहा जाता है? संक्षिप्त भूगोल कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि संक्षिप्त भूगोल पहली ऐसी किताब है, प्रथम या पहली ऐसी किताब है जहां पर प्राकृतिक क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? प्राकृतिक क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। तो हमने क्या बताया कि गटेरर महोदय अपने अध्ययन में प्राकृतिक भूगोल के अध्ययन पर बल देते थे और कहते थे कि विश्व को उनकी प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर विभाजित कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी अपने समय में जिसका नाम था संक्षिप्त भूगोल। और संक्षिप्त भूगोल को पहली किताब माना जाता है जहां पर प्राकृतिक क्षेत्रों का वैज्ञानिक और विधिवत तरीके से वर्णन है। इसके बाद 18वीं शताब्दी में एक दूसरे विद्वान आते हैं जिनका नाम था जीवने। जीवने महोदय की एक विशेषता थी कि यह अपने अध्ययन में नदी बेसिन को अत्यधिक महत्व देते थे। किसको? नदी बेसिन को। और क्या कहते थे कि जब भी कभी किसी क्षेत्र को विभाजित करना हो तो वहां पर नदी बेसिन को ध्यान में रखना चाहिए। ये कौन कह रहा है? जीवने महोदय। जीवने कहते हैं कि जब भी कभी आप किसी क्षेत्र का विभाजन कर रहे हैं या उसको सीमाओं में बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वहाँ पर कौन सी नदी बेसिन है, कौन सा नदी अपवाह तंत्र है और उस आधार पर उस क्षेत्र को सीमाओं में विभाजित कर देना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? जीवने महोदय। इसके बाद दूसरे विद्वान आते हैं जिन्हें क्या कहा गया है? फॉरेस्टर ब्रदर्स या फॉरेस्टर बंधु। फॉरेस्टर बंधु, इनके बारे में कहा जाता है कि यह विधि तंत्रीय भूगोल वेत्ता थे। विधि तंत्रीय भूगोल वेत्ता थे और जर्मन में अपने समय में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए थे। और इनका जो महत्वपूर्ण काम था भूगोल के क्षेत्र में, इन्हें क्या कहा जाता था कि यह विधितंत्रीय भूगोल वेत्ता। विधितंत्रीय मतलब मेथडोलॉजिकल ज्योग्राफिकल। ये मेथडोलॉजिकल ज्योग्राफर थे और अपने भूगोल में इसी काम के लिए ये जाने गए। फॉरेस्टर बंधु के बाद अगर हम आएंगे तो अत्यंत महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनका नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट यह भी जर्मनी के अत्यधिक महत्वपूर्ण भूगोल वेत्ता थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भूगोल के अध्ययन में भौतिक भूगोल को अत्यधिक महत्व दिया। भौतिक भूगोल को अत्यधिक महत्व दिया है। इसके साथ साथ यह वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं। क्या है? वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं। दार्शनिक आधार प्रदान करते हैं कौन? इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के बारे में कहा जाता था कि यह कहते थे कि इतिहास कुछ भी नहीं है। क्या कहते थे? कि इतिहास कुछ भी नहीं है बल्कि भूगोल सब कुछ है। अर्थात इतिहास की तुलना में इन्होंने भूगोल के अध्ययन पर अत्यधिक बल दिया। जब इतिहास और भूगोल दोनों की तुलना की जाए तो इन्होंने इतिहास की तुलना में भूगोल के अध्ययन पर क्या है? अत्यधिक बल दिया। और क्या कहते थे? भूगोल को कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के अंतर्गत अध्ययन करना चाहिए। क्या कहते थे?
कि भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, उनके अंतर्गत जो है भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। और इन शाखाओं में ये सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी मानते हैं? गणितीय भूगोल। गणितीय भूगोल के बाद इन्होंने जो दूसरी महत्वपूर्ण शाखा मानी है वो क्या है? नैतिक भूगोल। नैतिक भूगोल के बाद राजनीतिक भूगोल और व्यापारिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल के साथ साथ व्यापारिक भूगोल और व्यापारिक भूगोल के साथ साथ इन्होंने आध्यात्मिक भूगोल के अध्ययन पर बल दिया। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अत्यधिक महत्वपूर्ण भूगोल वेत्ता है, इन्होंने अपने अध्ययन में भौतिक भूगोल के अध्ययन पर विशेष बल दिया है और ये कहते हैं कि यदि इतिहास और भूगोल की तुलना की जाए तो भूगोल क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण है तुलना में इतिहास के। और इसके साथ साथ इन्होंने भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं का भी जिक्र किया है, जिनमें गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल और कौन सी है? आध्यात्मिक भूगोल। इस प्रकार जो है इमैनुअल कांट का हम योगदान देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में ये किस प्रकार भूगोल के ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।